ठीक है, आइए चलिए कंटिन्यू करते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मैंने टाइप ऑफ ट्राइंगल्स में आपको बता दिया था। ट्राइंगल्स को हम दो बेसिस पर बांटते हैं। कौन कौन से बेसिस पर बांटते हैं? या तो उनकी साइड्स के बेसिस पर बांटते हैं, वेरी नाइस, और या तो हम उनके एंगल्स के बेसिस पर बांटते हैं। ओके, साइड्स के बेसिस पर बांटे तो कितने तरीके के ट्राइंगल होते हैं आपके पास? कौन कौन से? सबसे पहला स्केलर, दूसरा और इक्विलेटरल, राइट? सही है। अच्छा, और अगर एंगल्स के बेसिस पर बांटे एक्यूट राइट एंगल तो भी तीन तरीके के। एक्यूट राइट एंगल, बहुत बढ़िया। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल, बहुत बढ़िया। एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और दूसरा कौन सा? राइट एंगल राइट एंगल ट्राइंगल, बहुत बढ़िया। राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल, अच्छा जी। और ऑब्ट्यूज तीसरा ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। मेरे ख्याल से इनके बेसिक बताने की जरूरत नहीं है। स्केल एंड ट्राइंगल क्या होता है? होशियार होशियार कह रहा हूँ, ये पीयूष, ओके, युवराज नहीं, वो दूसरी क्लास। हाँ जी, स्केल एंड ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, कह लो। ठीक है, ओके। तो जैसे मान लीजिए, जैसे ये एक ट्राइंगल आपके पास ए बी सी, ठीक है, ये 4 है, यहाँ 5 है और ये 6 है, तो ऐसा ट्राइंगल क्या कहलाएगा? स्केल एंड ट्राइंगल। बेस की बात नहीं है, वो स्केल एंड ट्राइंगल की बात हो रही है। स्केल एंड ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं होती, आपको ये समझना, ठीक है। नेक्स्ट है आइसोस्लेसिस ट्राइंगल। आइसोस्लेसिस ट्राइंगल में क्या होता है अंशल? वेरी गुड, दो साइड्स इक्वल होती है। ये थोड़ा सा ऐसा होता है, ठीक है। तो जैसे आपके पास ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ठीक है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइडें बराबर हो, जैसे मान लो ये 4 है तो यार ये भी कितना हो? 4। ऐसा ट्राइंगल कहलाता है आइसोस्लेसिस ट्राइंगल, ठीक है। हाँ बताया था, इस चैप्टर का बेसिक है ये। तीसरा है आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड इक्वल होती है, जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। इक्विलेटरल क्या होता है? वेरी गुड, जिसकी ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड तीनों इक्वल है। ये 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, ओके। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल से रिलेटेड एक फॉर्मूला है उसके एरिया का, उसके एरिया का एक फॉर्मूला भी है इक्विलेटरल का। फॉर्मूला क्या है? √3/4a², ठीक है। अच्छा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होते हैं भाई दिव्या? तो एक्यूट एंगल मतलब होता है जिसमें सारे के सारे एंगल्स कैसे होते हैं? लेस देन 90 में। ये मैंने बताया भी था आपको, ये 70 हो गया, मान लो ये 60 हो गया, 70 + 60 130, और ये कितना हो जाएगा आपके पास? 50। तो तीनों के तीनों एंगल जो है वो 90 से छोटे होंगे, ऐसा ट्राइंगल क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। हाँ ऑब्वियस बात है, तीनों, किसी भी ट्राइंगल में तीनों का सम हमेशा कितना बनता है? 180 डिग्री, तीनों एंगलों का सम, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल, और दो उनको प्लस करके, वेरी नाइस, जिसमें एक एंगल 90 का हो। चलो हाँ जाओ। तो जैसे आपके पास ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो क्या कहलाता है? राइट एंगल ट्राइंगल। कोई इशू है? ठीक है ज्योति, समझ में आया? अच्छा जी, राइट एंगल पे हम थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि राइट एंगल इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। अच्छा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है? इसमें एक एंगल 90 से बड़ा हो। तो जैसे मान लो ये वाला एंगल 120 हो गया, तो ये दोनों के दोनों छोटे होने चाहिए 90 से, और इसी बात है छोटे ही होंगे। जैसे मान लो ये 30 है,
तो ये 150 हो गया और ये 30 और हो गया, 180 हो गया। सही है, कुछ भी हो सकते हैं वो दोनों बाकी के, लेकिन हाँ एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए। कौन से ट्राइंगल में? और फुल एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री एक एंगल 90 एग्जैक्टली 90 होना चाहिए। तो हम राइट एंगल ट्राइंगल पे बात करेंगे सारी की सारी। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर जो है ये पूरा का पूरा आपका राइट है। राइट एंगल पे बेस्ड है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में थोड़ा सा जानिए आप लोग। राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ जो ओरिजिन है ये इस चैप्टर का, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। राइट एंगल ट्राइंगल की खासियत होती है कि इसमें एक एंगल 90 का होता है। अरे बहुत बच्चे कहते हैं ऐसे ही बनता है राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए ऐसा बन रहा है और एक एंगल कैसा है, 90 डिग्री, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल ही है। अच्छा ये भी कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल की पहचान ये नहीं है कि इस तरीके से खड़ा होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल की पहचान है कि एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, चाहे पोजीशन कैसी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा जी। अब राइट एंगल ट्राइंगल की जो 90 डिग्री वाला है उसकी जो अपोजिट साइड होती है, अच्छा मतलब अगर मैं मान लो इसमें बनाऊं इसको, तो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड कौन सी है? AC है इस केस में, है ना भाई। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड कौन सी है? AC है। तो ये जो AC साइड है ना, दिस इज हाइपोटेन्यूस। सबसे बड़ी होती इस साइड का एक नाम भी है, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अच्छा जी। बाकी की जो दो साइडें हैं इसमें एक साइड का नाम है बेस, एक साइड का नाम है परपेंडिकुलर। अच्छा, अब बेस कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सी है, आप क्लियरली नहीं बता सकते उसके बारे में, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम इसे बेस मानते हैं BC और इसे हम परपेंडिकुलर मानते हैं। बट ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं आपसे। देखो 9th तक तो यही बेस होती थी और यही क्या होती थी, परपेंडिकुलर, क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर नहीं था। लेकिन अब जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के बारे में बात कर रहे हो तो बेस और परपेंडिकुलर को आप क्लियर नहीं कर सकते। क्यों? बता देंगे, चिंता मत साइड करो। अपोजिट हो रहा है एंगल के हिसाब से। 90 डिग्री के जो अपोजिट वाली साइड है उसे क्या कहते हैं हम? हाइपोटेन्यूस। ये फिक्स है। अब इस केस में आप मुझे बताओ ज्योति, हाइपोटेन्यूस कौन सी साइड है? ओ माय गॉड, इट डिफिकल्ट, इट्स सो डिफिकल्ट। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड कौन सी है? RQ। तो RQ क्या है आपकी? हाइपोटेन्यूस। और बेस क्या होगा इसका? अब आप बताओ, आप कुछ बता सकते हो इसके बेस और परपेंडिकुलर के बारे में? नहीं बता है। सकते, PR बेस और PQ का वो आप गेस कर रहे हैं, लेकिन कोई रूल नहीं है बेस और परपेंडिकुलर का। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा कि किसे बेस मानना है और किसे परपेंडिकुलर मानना है। अच्छा, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि मतलब वो इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास बेस और परपेंडिकुलर वाली, तो आप बाय डिफॉल्ट किसी को भी बेस और किसी को भी परपेंडिकुलर मान सकते हो, मान सकते हो। बट ऐसा कोई, लेकिन अगर वो इंफॉर्मेशन है तो उसके आधार पर बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड होगा। क्लियर? अच्छा, और इस केस में मान लो जैसे दिस इज A, B और C, तो बताना ज्योति परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस कौन सी है? AB। सो दिस इज हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस की हमें क्लियर नॉलेज है कि हाइपोटेन्यूस तो 90 डिग्री के उल्टी वाली साइड को कहते हैं। क्लियर? अच्छा, हाइपोटेन्यूस की खासियत है कि ये सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में। सबसे बड़ी साइड अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसका नाम क्या बताएंगे? हाइपोटेन्यूस। और उसकी खासियत है कि वो सबसे बड़ी है, दूसरी खासियत है कि वो 90 डिग्री के उल्टे में होती है। समझ में आया सबको? अच्छा जी। अब बेस और परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड करते हैं उस पर बात कर लेते हैं। देखो आप इस चैप्टर में एक चीज पढ़ोगे, थीटा। ठीक है, ठीक है, थीटा पढ़ेंगे आप। थीटा डिनोट करता है किसी एंगल को। किसको डिनोट करता है? किसी एंगल को। थोड़ा सा देखिएगा, मैं आपको क्लियर कर बताऊंगा इस चीज के बारे में। देखो जैसे मान लो आप, आपके घर में ये मान लो ये दीवार है और यहाँ लग रहा है बल्ब,
या ये एक पिलर है, यहाँ एक बल्ब लग रहा है, स्ट्रीट लाइट। आप आए, यहाँ खड़े हो, आप यहाँ से इस बल्ब को देख रहे हो, ठीक है, और आपकी खुद की भी इस पिलर से कुछ दूरी है। ध्यान रखना, बल्ब आप ए देख रहे हो और आपका नाम है बी, बी स्टैंड्स फॉर बॉय, ये कोई जॉइंट है, ठीक है, ओके। तो आप बी से देख रहे हैं, तो अगर आप ये चीज गौर करो कि पिलर या फिर स्ट्रीट लाइट और जमीन के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ऑब्वियसली बात है ना। हाँ, जैसे ये, जैसे मान लो मैं फैन को देख रहा हूँ, ये मैं प्रोजेक्टर देखूं, तो ऑब्वियसली बात है ये फैन का दीवार जो सीधी सीधी आ रही है और ये जो फ्लोर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। सही बात है ना, लॉजिक समझ में आया आप लोग को, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे आप इस ए पॉइंट को देख रहे हो, आप अपनी जगह से लगा लो, जैसे नहीं आप इसी ए पॉइंट को देख रहे हो, ठीक है, और आप जमीन पर खड़े हो, ये जमीन और इस दीवार के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया यहाँ पे, क्लियर है। अच्छा, आप कहाँ से देख रहे हैं, बी से। तो अब आप कुछ अपने मुंह को ऊपर करके देख रहे हो, तो यहाँ एक एंगल बनता है, इधर क्या बनता है आपके पास, एक एंगल। इस एंगल को हम लोग थीटा से डिनोट करेंगे। तो ये जो थीटा जहां होगा ना, थीटा के उल्टी वाली साइड को कहते हैं हम परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर। 90 के अपोजिट वाली साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। और थीटा के अपोजिट वाली साइड को क्या कहते हैं, और थीटा के साथ वाली साइड को हम कहते हैं, तो ये तो हो गया हाइपोटेनस, और इसको हम कहेंगे बेस। आया, अच्छा, हाँ, साइड अपोजिट ऑफ थीटा एंगल इज परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर, बता रहे हैं बाबू, सब बताऊंगा, चिंता मत। ये समझ में आया आप लोगों को। तो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर और बेस का जो हिसाब किताब है वो थीटा पे डिपेंड करता है। जहां थीटा होगा ना, उसके उल्टी वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और उसके साथ वाली साइड क्या होगी, बेस। ये बात समझो। और 90 के अपोजिट वाली साइड तो हमेशा क्या है, हाइपोटेन्यूज। क्लियर है। अच्छा, चलो एक डायग्राम और देखते हैं। मान लीजिए कुआं है ये, ठीक है, यहाँ आपकी बकेट है, मान लो यहाँ पर आपकी क्या है, बकेट है, इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ से आप देख रहे हो इस बकेट को, ठीक है, अभी ज्यादा बकेट से हम देख रहे हैं, तो ये वाला डिस्टेंस हमने नापा, तो यहाँ बनेगा आपका क्या, अच्छा आपका थीटा कहाँ है, ये वो ग्रीन लाइन इधर है ना। तो मान लो अगर मैं इनका नाम दे दूं ए बी सी, बताओ बताओ मेरे थीटा कहाँ है, ए पर है, मैं तो यहाँ से देख रहा हूँ, तो मैं जहां से देख रहा हूँ वो है थीटा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना, मेरी नजर मैटर करती है ना, उधर ही एंगल बनेगा, और कहाँ एंगल बनेगा, तो दिस इज थीटा। अब अगर ये थीटा है, अच्छा तो मुझे हाइपोटेन्यूज कौन सी है इसमें, एसी है आपकी हाइपोटेन्यूज। देखो मैं जो चीज बता रहा हूँ ना, हाइपोटेन्यूज पहचानना, परपेंडिकुलर पहचानना, बेस पहचानना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर में। जिसको ये नहीं आता ना, उसको इस चैप्टर का बेसिक नहीं आता। बच्चे क्या सोचते हैं, ऐसा बन गया तो ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगी, ये तो उन्हें पता रहता है 90 के अपोजिट वाली साइड, ये सब बता देते हैं, लेकिन इसे ही वो हमेशा क्या मानते हैं, बेस, और इसे क्या मानते हैं हमेशा, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये तब होगा जब थीटा यहाँ होगा, तब थीटा के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर और साथ वाली बेस होगी। लेकिन मान लो अगर थीटा यहाँ है, तो परपेंडिकुलर कहाँ है, फिर परपेंडिकुलर यहाँ है, और ये क्या है फिर, ये समझाना चाहता हूं मैं आपको। तो डिपेंडिंग अपॉन द थीटा आपका परपेंडिकुलर और बेस बदलता रहता है, कोई फिक्स नहीं है। हाँ, लेकिन हाइपोटेन्यूज फिक्स है, क्योंकि 90 तो बदलेगा ही नहीं, वो तो 90 डिग्री वही है। तो इस केस में हमारा जो बेस होगा वो क्या होगा उदित, बेस ए बी, ये हमारा बेस होगा, और परपेंडिकुलर बीसी, ये हमारा परपेंडिकुलर। आया, ये क्लियर है आप लोगों को, पक्का। अच्छा जी, चलो ठीक है। अब एक और देख लेते हैं, ज्योति बताइए।
ये हमारा 90 है, दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस विल बी R, और ये है मेरा थीटा। ज्योति बताना परपेंडिकुलर कौन है? वेरी गुड, परपेंडिकुलर है आपका QP। बेस क्या है? वेरी गुड, वो है PR। और हाइपोटेन्यूज? क्योंकि ये तो कंफर्म है 90 के अपोजिट वाली साइड को हम क्या कहते हैं? किसी को दिक्कत है इसमें तो बताइए मुझे। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल का नाम लेते ही एक थ्योरम दिमाग में जरूर आती है। ध्रुव, वो कौन सी थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम। और ध्यान रखिएगा, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, ये आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ी हुई है वैसे तो। मैं यहाँ पे आपको एक बार और समझा दूंगा उसको, क्योंकि वो बेसिक है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद फिर हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का इंट्रोडक्ट, मतलब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो पीजीटी, पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है कि पीजीटी कौन से ट्राइंगल में लगती है? कौन से में लगती है? राइट एंगल। सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। किस में लगती है? राइट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे मान लीजिए यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ पे C है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ तो आप मुझे बताएंगे कि भैया ये राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगेगी। ठीक है, अच्छा ये 90 है, ठीक है, और मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट हम इसे क्या मानते हैं? बेस। और इसे क्या मानते हैं? अगर आपको थीटा नहीं भी दिया हुआ है ना, तो भी वो बेस है और ऊपर वाली क्या है? परपेंडिकुलर। लेकिन अगर थीटा दे दिया तो डिपेंडिंग अपॉन द थीटा आप अपने परपेंडिकुलर और बेस को चेंज करो। कोई दिक्कत है? अच्छा जी, ये वाली क्या है आपके पास? हाइपोटेन्यूज। तो इसमें इश्यू है तो बताइए। अच्छा, इन तीनों से मिलता जुलता एक थ्योरम है हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम। लक्षित, ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगती है। और थ्योरम क्या कहती है वो सुनो। थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर। वेरी गुड, हाँ बेस भी कह सकते हो आप पहले, या परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं हम। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस BC। बेस का वहाँ पे BC स्क्वायर लिखा है, ये जो बेस वहाँ लिखा है वहाँ पे। जो भी आपकी बेस रहेगी वो लिख दो, और परपेंडिकुलर जो है वो लिख दो। अब मान लो जैसे मैंने यही वाला ट्रायंगल बनाया, इसी को देख लेते हैं। तो हमारी हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। तो मैं क्या लिखूंगा इसको? AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? AB। तो मैं इसे क्या लिखूंगा? AB का स्क्वायर। और बेस क्या है? BC। तो मैं इसको लिखूंगा BC का स्क्वायर। आया समझ में? हाँ भैया। आपने ये वाला याद नहीं करना, ये याद करना, क्योंकि AB BC ये सब तो चेंज होती रहेंगी। हाँ। कभी मान लो हाइपोटेन्यूज आपकी BC है, आपने तो BC को पीछे लिख दिया, ये तो गलत बात है। मुद्दा है हाइपोटेन्यूज का। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस में बेस के स्क्वायर के। मतलब सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर बराबर होगा बाकी की जो दो साइडें बची हुई है ना, परपेंडिकुलर और बेस, उनके स्क्वायर के प्लस के। आ रहा है समझ में? हाँ भैया। तो दिक्कत है तो बताइए। पक्का? ठीक है, वेरी नाइस। ओके, थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग इस चीज को। अच्छा, अब मेन बात है, हमने पीजीटी भी पढ़ ली। अब दूसरा मुद्दा उठता है कि यूज कब करनी है। भैया एक साइड जब दो साइड के बनाओ, एक साइड निकालो। ओके, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये आपकी पीजीटी है, इसको ध्यान रखिए। अब मेन मुद्दा उठता है, हमने थ्योरम पढ़ ली, हमारे पास हथियार है, लेकिन चलाना कब है ये सीखना पड़ेगा पहले। ठीक है, हमने पीजीटी थ्योरम सीखी है, हमें पता है होती क्या है, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि कब यूज करनी है हमें। हम इसको कब यूज करते हैं? अक्ष, जहाँ बेस जब निकालना हमें दो पड़ता साइड है। के बनाओ और तीसरी निकालो। वेरी गुड। किसी राइट एंगल ट्राइंगल में स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको दो साइडें पता है और तीसरी आप निकलवाना चाहते हैं, तो हम इस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ओके। कंचन, ये पीछे वाला गेट खोल देना, खोल दो इसको, कोई बात नहीं, बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, तो इस थ्योरम हम देख लेते हैं। जैसे मान लो ये A B और C हो गया, ये 90 होगी, ठीक है। और मान लो ये 4 है और ये 5 है और मैं BC निकलवाना चाहता हूँ, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? पीजीटी का यूज करोगे। मैंने बताया आपको, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कोई दो साइडें आपको पता है और तीसरी निकालनी है, तो आप कौन सी थ्योरम का यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी का। और पीजीटी क्या कहती है कि जी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, आप हाइपो लिख दो, पूरा मत लिखो,
ठीक है, h लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कुछ नहीं जमता है तो आप ये लिख दो कम से कम, h का स्क्वायर इक्वल टू में p का स्क्वायर प्लस, 20 और रीजन आप जरूर लिखेंगे pg, ऐसे ही लिखते हैं इसको। अच्छा, h की वैल्यू कितनी है? 5 वेरी गुड, ठीक है। का स्क्वायर हाँ जी, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर। p कितना है? 4 का स्क्वायर और b पता ही नहीं है तो उसको b का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 10 नहीं होता बाबू, मल्टीप्लाई नहीं है। 4 का स्क्वायर 16, प्लस 20 क्लियर है? मैम 16 साइड में सकते अब हम, मैं तो b निकालना है ना, हम b को अकेला करेंगे, 16 को भेज देंगे 16 को उधर भेजेंगे हम, माइनस हो जाएगा B equals to 3. ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपके पास? 9. 14 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 9 हो जाएगा। और यहाँ पर b का स्क्वायर, b को अकेला कर दिया हमने, स्क्वायर को इधर भेजेंगे, Under root. और इसमें से तो हमें निकालना आता है प्राइम फैक्टराइजेशन वाले तरीके से। 3 b की वैल्यू कितनी आएगी? मैं कह तो रहा था आपको तीसरी साइड मिल जाएगी। अच्छा, गलतियां सुनो, बच्चे गलतियां क्या करते हैं, तो ये 3 होगी। बच्चे क्या सोचते हैं ना कि भाई जो पूछा है ना उसको तो लिखना है यहाँ, और बाकी जो दो साइडें बच गई उनको प्लस करके ही लिखना है हमेशा। वो ये नहीं देखते कि भैया क्या चीज गिवन है क्या चीज नहीं है। देखो मैं गलतियां दिखा दूं तुम्हें, बच्चे मैंने देखा है गलतियां करते हुए। वो इसी चीज को पता कैसे लिखेंगे, मैं बताता हूँ। वो इस चीज को ऐसे लिखेंगे, BC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है जो चीज निकालनी है वो यहाँ लिखी जाती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पहले थ्योरम आप एज इट इज लिखोगे जैसा है, वैल्यूज भी डालोगे, जो नहीं पता है उसको अकेला कर देंगे, ये है सिस्टम, ठीक है। आवाज ज्यादा आ रही है? लगा दूं ज्यादा इशू? मैं थोड़ा वेंटिलेशन के लिए गया था, लगा दीजिए अगर आवाज ज्यादा हो रही है तो। यहाँ पे BC का स्क्वायर, मतलब बच्चे ना ऐसे सॉल्व कर देते हैं, उन्होंने तो थ्योरम ही यहाँ गलत कर दी। उन्होंने तो क्या किया, थ्योरम ही यहाँ पर गलत कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि थ्योरम कैसे काम करेगी। ठीक है थ्योरम आपने एज इट इज लिखनी है जैसी है, वैल्यूज पुट करनी है, और जो भी चीज आपको निकालनी है उसे आप अकेला कर देंगे। समझ में आया? मान लो किसी केस में आपको हाइपोटेन्यूज नहीं दिया तो हम तो थ्योरम लिखेंगे अपनी, h का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पीजीटी आप इसकी जगह इस ट्राइंगल के हिसाब से भी लिख सकते हो कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, AC की वैल्यू तो हमें निकालनी AB की कितनी है? 4 का स्क्वायर। BC की कितनी है? 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना? 16, और 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पर AC का स्क्वायर इक्वल टू में 25, AC को अकेला कर दिया, अंडर रूट 25 कितना आ जाएगा? 5। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? भैया मैं मैच करवा देती है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर रहने देती है और प्लस अगर बी का स्क्वायर BC स्क्वायर लिखवा देते बी स्क्वायर नहीं लिखवा नहीं BC नहीं हो बाबू, समझ नहीं रहे। मैडम जो करवा रही है वो ये बात लिखवा देती है आपको। सुनो, ना AC ट्राइंगल्स के हिसाब से लिखवा रही है मैडम हर बार। मैं आपको कह रहा हूँ मेन मुद्दा है ये। अब तुम्हारा हाइपोटेन्यूज जो है वो साइड लिख दो, यहाँ पे क्या दिक्कत है? इस केस में AC है, बट अगर मान लो मैं इनकी नेमिंग ही बदल दूं, मैं तो यहाँ PQR लिख दूं, और बच्चे रट के बैठे हैं क्या जी ना, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का, तो गलत है तुम्हारी बात। AB AC तो ये है ही नहीं यहाँ पे, तुम कैसे अपनी मर्जी से लिख रहे हो, और वहीं पकड़ी जाती है तुम्हारी चोरी की, तुम रट रहे हो उसको। हालांकि बच्चे ने किया बेशक सही हो, लेकिन नंबर कटेगा इस बात का। क्यों? क्योंकि PQR में चल रहा है बात, आप AB AC में लिख रहे हो तो गलत है। ठीक है, समझ में आया? ओके, चलिए आइए अब इस चैप्टर का थोड़ा सा बात समझ लेते हैं। तो पीजीटी का मतलब आपको समझ में आया क्या? पाइथागोरस थ्योरम यूज समझ में आया क्या है? यूज कब करते हैं? जब किसी ट्राइंगल में हमें दो साइडें दी हो, किसी ट्राइंगल में नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइडें दी हो और तीसरा हमसे पूछा हो तो हम पीजीटी लगाकर निकाल सकते हैं। क्लियर है? किसी को दिक्कत है तो बताइए इसमें। पक्का? आइए आगे बढ़ाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा इसके बारे में। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है मेन। हाँ 6 हैं मेन, 3 है, 3 उनके उल्टे हैं। तो मेन है साइन, इसका नाम अगर हम देखें तो SINE है। ये भी पूछा गया था इस बार, मतलब शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं, पूछते हैं बताओ इसका एक्चुअल नेम क्या है।
तो sin दे देंगे, साइन पूछेंगे, SIN। नेक्स्ट है आपके पास cos। अभी फिलहाल के लिए आप एक काम करिए, इनके आप फुल फॉर्म मत याद करो, वो मैं बता दूंगा। अभी आप थोड़ा सा ये समझो कि साइन होता है, एक होता है cos, एक होता है tan। अच्छा जी, बाकी के तीन इनके रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल है cosec। इसका एक्चुअल नेम क्या, दैट आई विल टेल यू लेटर, लेकिन cosec है। cos का sec और tan का cot। आप ध्यान रखिए ये इनके रेसिप्रोकल है। अब मेन बात है ये साइन है क्या, वो तो बता दो। साइन सुनो क्या, देखो जब हमने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम डिटेल ले रहे थे, तो हमारे माइंड में एक चीज आई कि यार इसकी तीन साइडें होती है। एक राइट एंगल ट्राइंगल की कितनी साइडें होती है, तीन साइड। ठीक है, चलो मैं फिक्स कर देता हूँ, दिस इज ए, दिस इज बी, एंड फॉर राइट नाउ दिस इज सी, एंड दिस इज 90। और ऑब्वियसली बात है इसे हम बेस कह रहे हैं, इसे हम हाइपोटेनियस कह रहे हैं, ठीक है, और इसे हम परपेंडिकुलर कह रहे हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो यही होते हैं जब तक थीटा की बात ना हो। अच्छा, अब साइंटिस्ट ने बोला कि भाई ठीक है, हमारे पास ये तीन साइडें हैं, लेकिन अगर हम इनको फ्रैक्शन में लिखें, मतलब अपॉन अपॉन में लिखें, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में अगर मैं इनके रेशियोज को लिखना शुरू करूं तो कितने तरीके से लिख सकता हूं? साइड के रेशियो, हाँ, साइड्स को अगर मैं रेशियो, अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना शुरू करूं, तीन साइडें हैं, अगर मैं इनको फ्रैक्शन में लिखना शुरू करूं तो क्या अपॉन क्या लिख सकता हूं? आओ चलो देखते हैं क्या क्या लिख सकते हैं। देखो वो क्या क्या लिख सकते हैं, आइए गौर करते हैं। पहले आप ही लोग बता दो, चलो सबसे पहला क्या लिख सकते हैं हम लोग? हम चाहें तो परपेंडिकुलर ऊपर और हाइपोटेनियस नीचे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हाइपोटेनस को ऊपर, हाँ बिल्कुल भाई, ये वाली बात भी सही कही अक्षय ने कि भैया हम हाइपोटेनियस को ऊपर, मैं सारी पॉसिबिलिटीज लिखूंगा आपके सामने, अब मैं परपेंडिकुलर को परप लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी बन सकता है, या फिर ये भी बन सकता है, और क्या बन सकता है? ये हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाँ जी, शायद क्या पता बेस भी ऊपर हो सकती है। मैं सारी पॉसिबिलिटीज लिखूंगा जितनी भी हो सकती हैं। बेस और हाइपोटेनियस भी लिख सकते हैं, या फिर हम हाइपोटेनियस बेस भी लिख सकते हैं, या फिर हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी लिख सकते हैं, और या तो हम बेस अपॉन में परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। और कुछ, और कोई रेशियो लिख सकते हैं हम? नहीं, बस यही रेशियो लिख सकते हैं, यही 6 रेशियोज लिख सकते हैं, और इन 6 रेशियोज के उन्होंने नाम दे दिए। इसका नाम था साइन। परपेंडिकुलर साइन बोलते इस रेशियो को साइन बोलते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को हम क्या बोलते हैं? साइन थीटा बोल देता हूं मैं। ठीक है, साइन थीटा। अब आप कहोगे भैया थीटा तो है ही नहीं, देखो हैं। परपेंडिकुलर यहां पर ही तो है थीटा, तुमने इसे तो थीटा माना है, तभी तो ये परपेंडिकुलर सेट किया तुमने खुद, और इसे क्या सेट किया? बेस। थीटा यहाँ है इस बार। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस का जो रेशियो है, उस रेशियो को हम क्या बुलाते हैं प्यार से? साइन थीटा। कुछ नाम देना था, नाम दे दिया, साइन थीटा। अच्छा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के रेशियो को क्या बुलाते हैं? cos थीटा। कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रेशियो को क्या बुलाते हैं हम लोग? टेन थीटा। तो अगर कल को अगर आपसे कोई पूछे ना कि ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या है, तो आप बताओगे ये साइडों की रेशियोज है। राइट एंगल ट्राइंगल में उनकी साइडों को 6 तरीके से रेशियोज में लिखा जा सकता था। उसमें जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस वाला जो रेशियो था उसका नाम दिया क्या? साइन थीटा। और जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो था उसका नाम क्या दिया? कॉस थीटा। और जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रेशियो है उसका नाम क्या दिया? टेन थीटा। अच्छा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर के रेशियो का नाम क्या दिया? कॉसेक थीटा। कॉसेक, ये आपको याद करना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, कॉसेक
कोसेक थीटा को, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस अपॉन बेस को हम लिखते हैं सेक थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर को हम क्या लिखते हैं, कॉट थीटा। देखो आपका भी मन रह गया, कैसे, तो मैंने बताया था ना साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेसिप्रोकल क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसेक थीटा। अच्छा, अब आपको जो याद करना है वो ये याद नहीं करने, मैं बता देता हूँ, आपको यही 3 याद करने हैं बस, जैसा आपने लिखे साइन कॉस और टेन। अच्छा भैया फिर इनको कैसे लिखेंगे, हम इनमें ये याद रखेंगे ये इनका रेसिप्रोकल है। जैसे मान लो मैंने पूछा सेक थीटा बताओ, तो आपके दिमाग में जो चलना चाहिए वो ये चलना चाहिए कि सेक थीटा उल्टा किसका है, कॉस का। कॉस को क्या लिखते हैं, तो सेक को क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। भैया मैंने तो समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, बोलो। मैंने तो लिखवाया। नहीं भैया ये मत करो, 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 मैं कहता रहा हूँ इसमें कोई ट्रिक नहीं करेंगे आप, कोई ट्रिक नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से, साइन थीटा को बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज नहीं लिख सकते, इसका नाम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाले रेशियो को नाम दिया है साइन थीटा। इट्स लाइक दैट, जैसे आपका नाम पीयूष है, उसका नाम सचिन है, मैं आपको सचिन नहीं बुला सकता, हालांकि आप बिलोंग करते हैं सेम फैमिली से, बट स्टिल आई कैन नॉट कॉल यू सचिन। क्यों, क्योंकि आपका नाम डिसाइडेड है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम साइन थीटा ही बुलाएंगे, क्यों, क्योंकि उसका नाम साइन थीटा है भैया, और कैसे, इसका नाम क्या है, कॉस थीटा, इसका नाम क्या है, टेन थीटा, इनमें कोई हेर फेर नहीं है। अच्छा जी, एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो टीचर्स डाल देते हैं मन में आपके, ट्रिक, कोई ट्रिक नहीं है, आप कोई ट्रिक फॉलो नहीं करेंगे, कोई पंडित अद्री प्रसाद बद्री प्रसाद या पाकिस्तान भूखा प्यासा या हिंदुस्तान हरा भरा व्हाटएवर, इट्स नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल ऐसे ही याद करोगे जैसे मैं कह रहा हूँ, और आप इन 3 को याद करोगे, बाकी के 3 आप रेसिप्रोकल से समझोगे, ठीक है। कॉस थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन नहीं, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। आप इतना भी समझ लीजिए कि साइन थीटा में और कॉस थीटा में हमेशा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज ही आता है। साइन में ऊपर परपेंडिकुलर आता है, कॉस में ऊपर बेस आता है। अब आपके टीचर आपको इस लायक भी नहीं समझते कि इतना आप समझते हो, इसलिए तो आपको ट्रिक दे रहे हैं। कोई ट्रिक नहीं है, कोई बैसाखी पकड़ने की जरूरत नहीं है आपको, आप याद रख सकते हो। जब आप इतने बड़े बड़े आंसरों को याद कर सकते हो, तो आप टुच्ची बातों को याद नहीं कर सकते, सीरियसली आई डोंट थिंक सो। साइन थीटा में ऊपर क्या चलता है, परपेंडिकुलर, नीचे क्या चलता है, हाइपोटेन्यूज। चाहे साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा हो, डिवाइडेड बाय में हमेशा क्या चलेगा, हाइपोटेन्यूज। इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए, क्लियर है। और टेन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का तो ऊपर वाला और कॉस का ऊपर वाला चलता है, हालांकि इसको आप इंडिपेंडेंट याद करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। आप इतना याद करिए, टेन थीटा में नीचे हाइपोटेन्यूज नहीं आता, कुछ और ही आता है मामला, तो फिर क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। सेक थीटा किसका उल्टा है, देख के नहीं बताना। कॉट किसका उल्टा है, टेन। इन पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कल, और मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि कॉट थीटा का रेशियो बताओ क्या है, तो आप मेरे को बताओगे बेस अपॉन में। जब मैं पूछूं कॉट थीटा किसका उल्टा है, तो आप मुझे बताओगे टेन। फिर मैं आपसे पूछूंगा टेन किसका उल्टा है, तो वो कॉट का उल्टा है। साइन किसका उल्टा है, कॉस है। सेक किसका उल्टा है, कॉस का। अपने आप याद हो जाएगा आपको सब कुछ, कोई कहीं कोई कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है जी। थर्ड टाइम दिस इज हैपनिंग। ओके, टाइम क्या होता है? 550। चलो ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं, ये क्लियर है आप लोगों को। भैया इनका यूज क्या है? इनका यूज के लिए एक अलग चैप्टर बनाया इन्होंने, अलग ही चैप्टर। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से, इसके बाद का वो चैप्टर है, वहां आपको इसका यूज भी समझ में आएगा। नॉर्मली हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज ड्यूरिंग वॉर करते हैं, ड्यूरिंग वॉर। हाँ जी, वॉर के दौरान। क्यों,
क्योंकि मान लो कोई चीज, जैसे मान लो आप यहाँ खड़े हैं या आपका टैंक यहाँ पर है, कोई प्लेन मूव कर रहा है किसी स्पीड से, वो कितनी देर में यहाँ पहुंच जाएगा, उस हिसाब से आप अपनी गोली चलाओगे कि उसको हिट हो। तो ये सब चीजें ट्रिग्नोमेट्री में फंसती है, ठीक है। तो उसमें साइन टेन कॉस ये सब यूज है। मैं वही तो कह रहा हूँ, बहुत लोग ये बोलते हैं मैंने सुना है कि भैया साइन कॉस टेन इनका यूज ही नहीं आया। अरे तुम उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं, तुम साइंटिस्ट हो ही नहीं, तुम्हें क्यों आएगा? फिर हमें क्यों सिखा रहे हैं? अरे पता नहीं था ना तुम साइंटिस्ट नहीं बनोगे, अगर पता होता तो ना सिखाते। हमें पता नहीं था तुम क्लर्क की भर्ती मार के क्लर्क लग जाओगे, हम तो सोच रहे थे भाई देखो सुनो, तो इस पर बात